तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी साइंस 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये पार्ट है 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर हो चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रखा है, रीड करिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ मीन्स पोटेशियम क्लोराइड के साथ सांद्र कंसनट्रेटेड H2SO4 में गर्म करने पर बनने वाला गहरे लाल रंग के द्रव का सूत्र क्या है, ये पूछा है। ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2Cr2O7 ये हम पढ़ेंगे D&F ब्लॉक में। ठीक है, D&F ब्लॉक के एलिमेंट जब पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसमें डाला क्या जा रहा है, वाटर नहीं डाला जा रहा है, KCl डाला जा रहा है, KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इससे क्या बनेगा, जो कि डीप लाल रंग का द्रव हो, तो क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट आएगा CrO2 Cl2, यही होता है जो डीप रेड कलर का होता है। इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट में भी मिलेंगे K2SO4, उससे कोई मतलब नहीं है बाय प्रोडक्ट से इसके, और वाटर निकल जाएगा। बट मेन प्रोडक्ट जो है डीप रेड कलर का ये CrO2 Cl2 होता है। तो कहाँ दिख रहा है डीप रेड कलर, यानी गहरे लाल रंग का जो द्रव होता है वो CrO2 Cl2 है। तो CrO2 Cl2 बी वाले ऑप्शन में 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो हाथी के लिए पलायन वेग होगा, तो हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा, बंदर के लिए पलायन वेग यानी कि इसके वेलोसिटी का मान दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, ये बंदर के लिए, मंकी के लिए। ठीक है, तो हाथी के लिए हमको बताना है, ये मंकी के लिए। तो हाथी के लिए क्या होगा, हाथी चाहे जो हो, हाथी घोड़ा बंदर भालू जो कुछ भी हो, हम हो आप हो, सबकी स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बिकॉज क्योंकि स्केप वेलोसिटी पलायन वेग मास पर, ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करता है। तो स्केप वेलोसिटी चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे जो हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कितना होगा, सबका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। इस वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाएगा तो दोबारा धरती पर वापस नहीं आएगा, वो चला जाएगा अंतरिक्ष में, यानी कि स्पेस में चला जाएगा। तो इस वेग को बोलते हैं पलायन वेग। अब पलायन वेग का जरा फार्मूला भी देख लेते हैं। पलायन वेग का अगर फार्मूला लिखोगे, फार्मूलेटेड फॉर्म में लिखो, तो VE बराबर होता है √2GRE। यहाँ पे RE है अर्थ का रेडियस और G है ग्रेविटी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो और जी को क्या बोलते हैं आपको पता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और बस ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 27 का C, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर ही रहेगा, चाहे वो हाथी हो चाहे वो बंदर हो, सबकी स्केप वेलोसिटी वही होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्केप वेलोसिटी या पलायन वेग मास पर, द्रव्यमान पर, ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करता है। आपको फार्मूले से भी दिख रहा होगा और वैसे भी ये फिक्स्ड मान होता है। इस वेलोसिटी से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो पलायन कर जाएगा, यानी दोबारा इस धरती पर नहीं आएगा, स्पेस में चला जाएगा। बाकी 27 नंबर जो था आपका क्वेश्चन, 27 का C ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन से। जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से सबकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जाने पे नीचे जाने पे क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इतने पे रहते थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड कहलाता है, मतलब 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड का कॉमन नेम पूछा है। तो पहले बनाते हैं हम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग।
ये तो 2 एसिड ऑक्सी बेंजोइक, पहले आप बेंजोइक एसिड बना लीजिए। बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे, मतलब COH ग्रुप लगा देंगे, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब सेकंड कार्बन पे फर्स्ट सेकंड कार्बन ये रहा, या सेकंड कार्बन यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, एसिटॉक्सी ग्रुप, मतलब COCH3, COCH3 सॉरी COOCH3 या COOCH3, चूँकि ये एसिटॉक्सी है ना, तो OCOCH3 ये ग्रुप लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा ये एस्पिरिन। क्या हो जाएगा इसका, एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन हो जाएगा। यानी कि 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस्पिरिन। तो ये चीज़ हो गया, यानी कि ये एस्पिरिन क्या, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका एक नाम और है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये भी ध्यान दीजिएगा। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड लिख देते हैं यहाँ पे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, या इसी को एस्पिरिन भी बोलते हैं। 3 नाम इसका एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया इसका नेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 पूछा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, ताप, दाब, आयतन और अणुओं के आकार पर। तो ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी से। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। इसका फार्मूला आपको पता होगा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि U बराबर होता है, U बराबर या डेल्टा U बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। चूँकि PV बराबर क्या होता है nRT, आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT, तो हम PV की जगह पे nRT लिख सकते हैं। तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H माइनस NGRT। यहाँ पे NG जो है गैसेस का मोल है, ठीक है, और R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है। तो इंटरनल एनर्जी जो है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, सिर्फ टेम्परेचर पे। R तो गैस कांस्टेंट है, N जो है गैसियस का मोल है, जो चेंज इन मोल आता है प्रोडक्ट में रिएक्टेंट करने के बाद। अभी जब इस पर आएगा न्यूमेरिकल तो किया जाएगा, फिलहाल अभी यहाँ से समझो सिर्फ डेल्टा U किस पे निर्भर कर रही है, इस इक्वेशन से सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर कर रही है, यानी कि ताप पर निर्भर कर रही है। यानी कि आप बोल सकते हो क्या कि आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, सिर्फ ताप पर निर्भर करती है, यानी ताप पर। तो 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हो आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। डिटेल में बात करेंगे उष्मागतिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो गतिमान वस्तु का जो जड़त्व होता है किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 था। 30 आप लोग सिंपल कर सकते हो, ये जड़त्वाघूर्ण से क्वेश्चन है, ठीक है, रोटेशनल मोशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला जो होता है क्या होता है, I इक्वल टू होता है मास इंटू और रेडियस का स्क्वायर का गुणनफल, ये होता है जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण इक्वल टू होता है mr स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक। इसके साथ साथ मास पर तो डिपेंड करता ही है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी, मास पे तो डिपेंड करता ही है। सेकंड चीज़ डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि गतिमान वस्तु का जड़त्वाघूर्ण किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, रेडियस पे,
और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। संवेग, चाल, आकार इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। फिर से ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व तो आघूर्ण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक, और रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक। थर्ड चीज पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। न ही एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं करता, कोणीय त्वरण पर भी डिपेंड नहीं करता, टॉर्क पर भी डिपेंड नहीं करता, एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, शेप साइज पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये सब हो गया, यानी कि 30 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बाकी जड़त्व आघूर्ण पे बात होगी जब बात होगी रोटेशनल मोशन फिजिक्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात होगी वहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31 सिंपल सा क्वेश्चन है एक। रेड लेड है, तो रेड लेड का जनरल फार्मूला पूछ रखा है ना। रेड लेड का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो रेड लेड का जनरल फार्मूला Pb3O4 होता है। किस ऑप्शन में दिख रहा है Pb3O4? तो 31 का सी हो जाएगा। रेड लेड Pb3O4 हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। 32 आयनिक यौगिक में Na2Cr2O7 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो Na2Cr2O7 में आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। क्रोमियम का क्या मान लो आप, यक्स मान लो। सोडियम का कितना होता है वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर, वो +1 होता है। कितने टाइम है? टू टाइम है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस क्रोमियम का निकालना तो उसको यक्स मान लो, 2x हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम 2 टाइम है, 2x प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, कितना टाइम है? 7 टाइम है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगाए ना तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x बराबर 12 और 2 × 12 यानी x इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। तो 32 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। तो ये है फिजिक्स के पहले ही चैप्टर में जो मापन दे रखता है, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट है, ठीक है, वहाँ से उठाया गया है। तो ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमको मात्रक बताना है। ओके गुड, निकालते हैं। एक फार्मूला पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर होता है G, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 अपॉन r²। अगर दो मास है, एक का मास है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ये रहेगा, ये बराबर G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से हमको G को सेपरेट कर, मतलब G का हमको मात्रक बताना, तो G को अलग कर लो आप, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fr² अपॉन m1 इंटू m2। ओके, अब फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। रेडियस का मात्रक क्या होता है, मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में। मास का मात्रक क्या होता है, केजी, केजी 2 बार हो जाए यानी kg², यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2। और 21 ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2। तो आप अगर फार्मूला याद है तो आप किसी का भी मात्रक, डायमेंशन, मतलब बीमा निकाल सकते हो इजीली। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्या, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने से। 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है, इजी क्वेश्चन है सब, मतलब से 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बट एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, ताकि अगर इससे आसपास का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन इजीली निकल जाए, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, और इसके जिस टॉपिक से है टॉपिक को थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, बाकी डिटेल में जब फुल थ्योरी की जाएगी उसमें। फुल थ्योरी का 3 टॉपिक हो भी चुका है, जीओसी का स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का जो पोर्सन है वो करेंगे। फिजिकल में जो पोर्सन है वो, और इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, मतलब आवर्त सारणी, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन, ये इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल में आप लोगों का रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी चैप्टर हैं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो पदार्थ की अवस्था होती है वो, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सब चैप्टर। नेमिंग रिएक्शन, गटरमैन कुछ रिएक्शन, सैंड मायर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है, ये सब जितनी नेमिंग रिएक्शन है, सबसे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको एक पार्ट में किया जाएगा। जीओसी में
जीओसी जितना था, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, ये सब हो चुका है। हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, और एक चीज़ और था, मेजोमेरिक इफेक्ट। ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं, धीरे धीरे और सब कवर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में 34 लेकर 38 करेंगे। ऐसे ऐसे जो टीजीटी साइंस 2013 का क्वेश्चन है पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 120 तक एक एक क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।